नमस्कार बच्चों, आज हम PA2 का सेकंड चैप्टर नंबर 13 कुछ नए मनभावन खेल पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ नए मनभावन, मन को लुभाने वाले, मन को भाने वाले खेल। तो आप सबको पता ही है कि आजकल का जो गद्य साहित्य है, मतलब हिंदी लिटरेचर जो है, उसमें ज्ञान विज्ञान ही नहीं अपितु छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विविध प्रसंगों को समाहित किया गया। अलग अलग टॉपिक्स को लिया गया है, जैसे खेल, प्रकृति वर्णन, स्वास्थ्य रक्षा, फिर मनोरंजन और आविष्कार इत्यादि। इन सभी तत्वों को बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही ज्ञानवर्धक ढंग से पाठ्यक्रम का अंग बनाते हुए कुछ नए मनभावन खेल ऐसे नामक इस पाठ में कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि छात्र खेलों के प्रति अपनी स्वाभाविक रुचि बनाए रखें, कि उनका खेलों के ऊपर जो रुचि है, खेलों के अंदर जो इंटरेस्ट है, वो वैसा ही बना रहे, तथा खेलों के उद्भव का स्थान, कि खेल कैसे, कहाँ से निकले, कहाँ से इनका उद्भव हुआ, खिलाड़ियों की संख्या का मतलब पता चले, फिर एशियाई या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्थान कैसे प्राप्त होता है इत्यादि की जानकारी भी प्राप्त कर सकें। इन्हीं सब बातों पर बल देते हुए ये निबंध लिखा गया है, जिसका नाम है कुछ नए मनभावन खेल। खेलों से बच्चों और युवाओं को विशेष लगाव होता है। खेल तो सबको ही पसंद है, बच्चे हों या जवान, उन सबको खेल अच्छा लगता है। वृद्ध लोग भी खेलों को देखने और उसके परिणाम जानने के लिए विशेष उत्सुक रहते हैं। और जो वृद्ध लोग भी हैं, जो बूढ़े लोग भी हैं, वे भी खेलों को देखना और उसके परिणाम जानना, उसके रिजल्ट जानना, उसमें अब विशेष उत्सुक रहते हैं। उनकी विशेष लालसा रहती है, विशेष जिज्ञासा रहती है। खेल मानव मन में स्फूर्ति, चेतना, साहस, उमंग और आनंद की भावना को जन्म देते हैं। खेल ही है जो मानव के मन में स्फूर्ति जगाता है, चेतना, साहस और उमंग और आनंद की भावना को जन्म देता है। खेलों से आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति, खेलों से आता है कॉन्फिडेंस, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, फिर समूह में काम करने की प्रवृत्ति, टीम वर्क, और मानसिक एकाग्रता का विकास होता है। और मानसिक एकाग्रता मतलब फोकस करना ना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया है। जो हमारी न्यू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें खेलों को पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य, एक इम्पोर्टेंट पार्ट की तरह स्वीकार किया गया है। इस पाठ में कुछ नए मनभावन खेलों के विषय में बताया गया है। इस पाठ में हम जानेंगे कि कुछ नए मन को भा लेने वाले खेल कौन कौन से हैं। ये सब हम इस पाठ को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो जो कर्म हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वे ही हमें बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे कर्म, ऐसे कार्य जो हमें प्रसन्न करते हैं, हमें खुश करते हैं, वे ही कर्म या कार्य जो हैं हमें बुद्धिमान बनाते हैं। ये कहा था जॉन मेसफील्ड ने। तो आइए शुरू करते हैं। स्वस्थ शरीर ही कार्य सिद्धि का प्रमुख साधन होता है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर ही कार्य सिद्धि का प्रमुख साधन होता है। स्वस्थ शरीर, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो वो किसी भी कार्य में हमें सफलता हासिल होगी ही। इसलिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य। यदि हमें फिट रहना है, हमें हेल्दी रहना है, तो उसके लिए हमारा व्यायाम करना और खेलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बच्चे तो खेल का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों को यदि खेलने के बारे में बोला जाए तो बच्चे तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। विद्यालय में खेल के कालांश के दौरान मैदान में दौड़ने, भागने, तरह तरह के खेल खेलने, योगाभ्यास या व्यायाम करने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है। जैसा हमारा जब रेगुलर स्कूल्स थे, तो हमारे आप लोगों को स्पोर्ट्स पीरियड में कितना मज़ा आता था। उस समय पे आप मैदान में दौड़ने, भागने,
तरह तरह के खेल खेलने का, फिर योगाभ्यास करने का, एक्सरसाइज, योगा, ये सब करने में बड़ा ही आनंद आता है। खेलने से निर्भयता, उमंग, आत्मनुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। खेलने से ही हमारे अंदर निडरता आती है, हम निडर बनते हैं, उमंग आती है, एक नई खुशी दौड़ती है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, टीम वर्क करना आता है और साथ ही साथ प्रकृति के साथ प्रेम भी, ये भावना जागृत होती है। कबड्डी का खेल हो या क्रिकेट का, स्कीइंग हो या राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग हो या बैलूनिंग, सभी प्रकार के खेल हमारे जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं। कबड्डी का खेल हो या फिर क्रिकेट का, इसमें फिर स्कीइंग हो या राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग हो या बैलूनिंग, ये सभी प्रकार के खेल जो हैं वो हमारे जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना को जागृत करते हैं। खुला आसमान हो या नदी की बेगवती धारा, बर्फीली पहाड़ियाँ हों या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। चाहे खुला आसमान हो, कुछ खेल जो है खुले आसमान के नीचे खेले जाते हैं, कुछ खेल जो है नदी की बेगवती, बिल्कुल प्रेशर जहाँ पे बहुत वेग से, बहुत स्पीड के साथ नदी बहती है, वहाँ पे खेले जाते हैं, बर्फीली पहाड़ियों में खेले जाते हैं या फिर समतल बिल्कुल फ्लैट हरे भरे मैदानों में खेले जाते हैं। और खेल तो खेल हैं, इनको तो कहीं भी खेला जा सकता है। इस आधार पर आधुनिक प्रचलित खेलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार से तो जो मॉडर्न हमारे स्पोर्ट्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थलीय खेल, जलीय खेल और हवाई खेल। स्थलीय मतलब जो ग्राउंड पे खेले जाते हैं, जलीय जो जल में खेले जाते हैं, हवाई जो हवा में खेले जाते हैं। स्थलीय खेल, जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। जमीन पर जितने भी खेल खेले जाते हैं वो सारे अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। कबड्डी से लेकर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, तीरंदाजी, तलवारबाजी, रेसलिंग, कुश्ती आदि, ये सारे के सारे स्थलीय खेल हैं। इन खेलों के द्वारा न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है अपितु संवेगात्मक संतुलन भी बना रहता है। ये सारे खेल जो मैदानी खेल हैं, जितने भी हमारे मैदानी खेल हैं, इन सब खेलों के द्वारा हमारा शारीरिक विकास तो होता ही होता है, साथ में हमारा मेंटली भी विकास होता है, हमारा मानसिक स्तर पर भी विकास होता है। अपितु इन शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ हमारे संवेग, हमारे इमोशंस, इनमें भी संतुलन बना रहता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पीढ़ी की रोमांचक और साहसी प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए पथारोहण और पर्वतारोहण के खेल प्रचलित हो गए हैं और इन खेलों के अतिरिक्त इन नए खेलों में शामिल हो गए हैं जो कि हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी जिन खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, जो उनको रोमांचक लगते हैं, जो उनको थ्रिल भरे लगते हैं, ऐसे साहसी प्रवृत्ति को पॉजिटिव वे में लाने के लिए उनके लिए नए खेल विकसित किए गए हैं, जैसे पथारोहण जिसे कहा जाता है ट्रैकिंग, और पर्वतारोहण जो होता है माउंटेनियरिंग। ये खेल प्रचलित हो गए, ये सब खेल अब मॉडर्न खेलों में शामिल हो गए हैं। पथारोहण जिसे कहा जाता है ट्रैकिंग, तो पथारोहण का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पथारोहण जिसे ट्रैकिंग कहा जाता है उसमें क्या होता है, इसका अर्थ है, पथारोहण का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यह साहसिक भ्रमण का महत्वपूर्ण रूप है और ये किसमें आता है, एडवेंचरस थ्रिल में। वर्तमान युग में यातायात के इतने साधन हैं कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए पथारोहण यानी ट्रैकिंग को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में
विद्यालयों और विभिन्न खेल संस्थाओं द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। आजकल का वर्तमान युग ऐसा हो गया है कि घर घर में यातायात के अलग अलग विभिन्न साधन हो गए हैं। कोई भी पैदल चलना चाहता ही नहीं है और पैदल चलने का बड़ा ही कम अवसर मिलता है। ऐसे में हमें पता ही है पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए विभिन्न विद्यालयों या विभिन्न खेल संस्थाओं में पथारोहण यानी ट्रैकिंग को एक रोचक खेल, एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट या एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है। पथारोहण पर जाते समय ऋतु के अनुसार कपड़े, नोटबुक, छड़ी, दियसलाई, मोमबत्ती, आवश्यक उपचार सामग्री, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। सामान इतना ही हो जितना पीठ पर आसानी से लादा जा सके। तो पथारोहण करने से पहले हमें ऋतु के अनुसार जो वहाँ का मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े लेने होते हैं, नोटबुक जिसमें हम अपनी जानकारी को नोट कर सकें, एक छड़ी जिससे हम सहारा ले सकें, दिया सलाई, मैस्टिक, मोमबत्ती और इसी तरह की आवश्यक उपचार सामग्री, अपनी फर्स्ट एड, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। सामान इतना ही होना चाहिए जितना हम अपनी पीठ पर आसानी से ला सकें, जितना हम कैरी कर सकें अपनी पीठ के ऊपर। तो ट्रैकिंग के लिए आपको पूछा जाए ट्रैकिंग के लिए जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी या क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, तो आप बताएंगे कि पथारोहण पर जाते समय ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार कपड़े हों, नोटबुक, छड़ी, दिया सलाई, मोमबत्ती, आवश्यक उपचार सामग्री, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग, ऊंचे पहाड़ों, हिम मंडित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। पर्वतारोहण क्या है कि ऊंचे पहाड़ों, हिम मंडित शिखरों, जहाँ पे पूरे बर्फ से भरे हुए शिखर हैं, उन शिखरों पर चढ़ना ही पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यदि चढ़ना है तो जो चढ़ने वाला है उसे रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य और साहस जैसे गुण अनिवार्य हैं। इसके लिए ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के चला और माउंटेनियरिंग हो गई, नहीं। इसके लिए उसमें निपुण होना चाहिए, उसमें कैपेबल होना चाहिए, उसके अंदर वो आर्ट होना चाहिए, वो कौशल होना चाहिए, वो उसमें वो कौशल होना चाहिए। कौशल मीन्स उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए। तत्परता, उसे मतलब उसमें जाने के लिए पूरे अपने दिल से तत्पर होना चाहिए, अपने पूरे से तैयार होना चाहिए, सजग होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होने वाला व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य हो, साहस हो, ये सारे गुण जो हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए बहुत अधिक अनिवार्य हैं। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती हैं। ये पर्वतारोहण की जितनी भी संस्थाएं, जितने माउंटेनियरिंग क्लब हैं, वो सारे के सारे पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं। नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब, नैनीताल रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पटेल नगर, नई दिल्ली। ये देखिए कुछ संस्थाओं के, कुछ क्लब्स के नाम हैं। नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब नैनीताल, रामजस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पटेल नगर, नई दिल्ली, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी। ये सारी जो क्लब्स हैं ये सारे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देती हैं, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देती हैं। जैसी कई और संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती हैं। पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा और अन्य आवश्यक सामान जिसे उठाकर चला जा सके साथ लेना चाहिए। अब इसमें पर्वतारोहण करने से पहले क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, फिर ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा और अन्य आवश्यक सामग्री जिसे उठाकर हम आसानी से चल सकें। पर्वतारोहियों के साथ शेरपा कुली भी चलते हैं। पर्वतारोहण के लिए जितने भी लोग जाते हैं उनके साथ साथ वहाँ के लोकल शेरपा कुली भी चलते हैं, जिन्हें उस पहाड़ी इलाके के विषय में पर्याप्त जानकारी, जो वहाँ के एरिया से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, वहाँ के एरिया से पूरी तरह से वहाँ के एरिया की पूरी तरह से जिनको जानकारी होती है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश में मान सम्मान मिलता है
और विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, उन पर चढ़कर विजय प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें देश विदेश में मान सम्मान मिलता है। उनका नाम देश और विदेश दोनों जगह पर होता है।